नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। टॉप एजेंडा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे लखनऊ से। खबर विकास दुबे मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दी है। यूपी पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की कमेटी की तरफ से बात कही गई है। 8 महीने की जांच के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके बाद साफ हो गया कि पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम गठित की थी उसके अनुसार पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो 8 महीने बाद यूपी पुलिस को ये क्लीन चिट मिली है। बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर मामले में ये केस चल रहा था और इसी में अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है 8 महीने बाद। तो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को ये बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की ये खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे मामले में यूपी पुलिस को ये जो राहत मिली है, कहीं ना कहीं एक सफलता भी साबित हो सकती है। 8 महीने की जांच के बाद ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है, साफ नजर आ रहा है गठित कमेटी के द्वारा जो क्लीन चिट दी गई है। 8 महीने की लंबी जांच के बाद ये रिपोर्ट दी है। एक बार फिर से आपको ये अपडेट दे देते हैं लखनऊ से। ये खबर विकास दुबे मामले में यूपी पुलिस को राहत मिली है। एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिली है। 8 महीने से जो जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी और उसी कमेटी की जांच के दौरान जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। साफ कहा गया है कि पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और संवाददाता रमन गुप्ता हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। रमन, जैसे कि कांड ये सामने आता, विकास दुबे एनकाउंटर मामला सामने आया, उससे पहले उसने 8 पुलिसकर्मियों को जब मारा था, 8 महीने की लंबी जांच के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है। यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है और जिस तरीके से लंबा केस खींचा है। बहरहाल, अब की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं इस राहत के बाद। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विकास दुबे एक कुख्यात गैंगस्टर था। जिस समय उसका काउंटर होता है तो तमाम विपक्षी दल उस पर सवाल भी उठाते हैं। काउंटर पर तमाम लोग उस पर सवाल भी उठाने लगते हैं। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच भी दे देता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान ने इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को निर्दोष पाया। करीबन 8 महीने तक ये पूरी जांच चलती है, जिसमें कि यूपी पुलिस पूरी तरह से निर्दोष पाया जाता है और कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता यूपी पुलिस के खिलाफ। जो एक राहत भरी साज आज कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने ली है। जिस तरह से कुख्यात विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों को मार देता है, जिसके बाद विकास दुबे का काउंटर भी कर देती है यूपी STF और यूपी पुलिस मिला के। अब कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं राहत बड़ी बड़ी खबर है। करीबन 8 महीने ये जांच चलती है, जिसमें BS चौहान न्यायमूर्ति ने इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं निर्दोष ठहराया है। जी ठीक रमन, कई ऐसे पहलू रहे होंगे जब इस दौरान कई मुश्किलें भी रही होंगी। फिलहाल आप बने रहिए। SK वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। SK, आज ये जो बड़ा फैसला सामने आया है, ये बड़ी राहत है यूपी पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 महीने की जांच, इस बीच काफी कुछ उन्होंने सोचा होगा कि फैसला कैसा रहेगा, लेकिन अब जब यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिला है तो क्लीन चिट मिली है। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जिसके बाद उसका पूरा गैंग था। 6 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें विकास दुबे का भी इनकाउंटर शामिल था। हालांकि यूपी पुलिस ने उसको मध्य प्रदेश से कस्टडी रिमांड पर लिया था, जिसके बाद रास्ते में लाते समय पुलिस ने बताया कि जो है पुलिस की इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जिस दौरान पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायर किया,
जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें विकास दुबे को करीब 6 से 7 गोलियां लगी थी और जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठे थे, कई संगठनों की तरफ से शिकायत की गई थी और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल थे कि कैसे कर सकती है। जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी गठित की गई थी, बीएस चौहान इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। 8 महीने का लंबा समय लगा इस पूरी कमेटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में। हालांकि अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कई पन्नों की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से विकास दुबे ने अपना सरेंडर किया, कैसे यूपी पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया और रास्ते में लाते समय क्या घटना हुई जिसके बाद विकास दुबे का इनकाउंटर करना पड़ा। तो फिलहाल इस पूरी कमेटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई थी, उसको विकास दुबे मामले में पुलिस की कोई भी गलती नहीं मिली है और पुलिस के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिस आधार पर पुलिस को दोषी ठहराया जा सके। तो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में यूपी पुलिस के लिए बड़ी राहत भरी बात जरूर है, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर लगातार यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे कि आखिर टीवी जैसी एक लग्जरी गाड़ी, कहीं अब जो विपक्ष के सवाल थे, लंबे वक्त से वो सवाल चलते आ रहे थे एनकाउंटर को लेके, अब वो सवालों के जवाब शायद मिल गए होंगे। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए बड़ी राहत भरी बात जरूर है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी, खासतौर पर जब कोई जस्टिस जांच कर रहा हो, पूरे मामले की अध्यक्षता कर रहा हो कमेटी की, तो ऐसी स्थिति में क्लीन चिट मिलना निश्चित ही यूपी पुलिस के लिए बड़ी राहत भरी बात है। क्योंकि इसमें जो भी पुलिसकर्मी, जो पुलिस टीम पूरी शामिल थी, जो कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश से लेकर कानपुर तक ला रही थी, इस पूरी टीम में जितने भी पुलिसकर्मी शामिल थे, कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस के लिए बड़ी परेशानी की बात जरूर थी कि अगर इसमें कोई भी दोष पुलिस पर आता तो निश्चित है कि उन पुलिसकर्मियों को भी सजा होती। तो अब ऐसी स्थिति में जब जो बीएस चौहान की अध्यक्षता की कमेटी है, उसने फिलहाल पुलिस को बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत पुलिस के खिलाफ नहीं मिला है जिसमें इस विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा सके। तो निश्चित है कि यूपी पुलिस के लिए रमन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो नोएडा से एक खबर है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जांच को लेकर ये खबर, नोएडा से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। जैसे लगातार रेमडेसिविर की डोज को लेकर कई तरीके की अपडेट सामने नोएडा से एक खबर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस का एक्शन सामने आ रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से रेमडेसिविर के 105 इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने कई विदेशी कंपनियों के भी इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों को 80,000 तक में ये इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस सेक्टर 20 थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। तो बता दें, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जहां एक और कमी चल रही है, वहीं दूसरी ओर ये कालाबाजारी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 105 इंजेक्शन समेत 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने। तो पुलिस ने कई विदेशी कंपनियों के और भी इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। बहरहाल आपको बता दें, ये लोग कोरोना मरीजों को 80,000 तक में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। मथुरा से खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उजागर हुई है ये लापरवाही। बता दें, बिना जांच के ही मरीज को कोरोना संक्रमित बता डाला है। अस्पताल में जांच का रजिस्ट्रेशन कराने गया था युवक ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत भी दी है। तो ये खबर मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिना जांच के ही मरीज को कोरोना संक्रमित बता दिया। अस्पताल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने गया था ये युवक, और युवक ने फिलहाल अपनी शिकायत सीएम पोर्टल पर दी है। मात्र रजिस्ट्रेशन करवाने गया युवक कोरोना संक्रमित बता दिया गया। अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। एक और कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। मरीजों को स्वस्थ करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, वो उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल हम बात करें, स्वास्थ्य कर्मियों की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की वजह से।
कोरोना का संकट देश भर पे हावी है। बता दें, रोजाना 2 लाख से ऊपर नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। अब बता दें, सरकारी अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई। आलम यह है कि मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया ने पड़ताल की है और जाना है कि किस शहर में कितने बेड्स खाली हैं। सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा शहर में खाली बेड्स की जानकारी बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में बेड्स ओवरफुल हैं। यहां मरीजों के लिए 215 बेड्स हैं। मरीजों की संख्या 270 है। ग्रेटर नोएडा में एक भी ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है। ग्रेटर नोएडा में एक भी ऑक्सीजन बेड खाली ना होने की वजह से मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ऑक्सीजन बेड को लेकर जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है। L1 में 450 बेड उपलब्ध। अब आपको ताजनगरी आगरा में बेड की स्थिति दिखाते हैं। आगरा में बेड्स की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही, कम होती जा रही। बता दें, लगातार बेड्स को लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में बेड्स की संख्या कम नजर आ रही है। एनएस अस्पताल में 350 बेड्स, 150 बेड्स खाली। जिला अस्पताल में 78 बेड्स, 53 खाली। एनएस अस्पताल की हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्तर ऑक्सीजन बेड्स और सभी फुल। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर की बात कर लें तो कानपुर में भी स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कानपुर में 500 बेड्स की क्षमता है, सभी फुल बताए जा रहे हैं। सत्तर ऑक्सीजन बेड्स और सभी फुल। सात घंटे का बैकअप ऑक्सीजन उपलब्ध है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से खबर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी की मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ देर में एलजी, बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होनी है। ऑक्सीजन की सप्लाई और कोरोना वायरस के मामलों पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। तो दिल्ली से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल मीटिंग करेंगे और कुछ ही देर में एलजी, बैजल और सीएम केजरीवाल की ये बैठक होनी है। और कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई, कोरोना वायरस के मामलों पर खास चर्चा होगी। तो लगातार बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लेकर और कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चर्चा होगी। और दिल्ली से संवाददाता गुलशन सैफी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गुलशन, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बीच अब एक बार फिर से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी, बैजल बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्य मुद्दा रहेगा कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र और दिल्ली सरकार का परस्पर आपस में किस तरह का सहयोग रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की मांग की थी। उन्होंने हवाला दिया था अपने पत्र में कि 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। लेकिन बीती रात एलएनजेपी हॉस्पिटल में 10 टन और जीटीबी हॉस्पिटल में 14 टन देर रात तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। और आधिकारिक तौर पर अस्पताल के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना था कि फिलहाल ये ऑक्सीजन पर्याप्त है, इससे काम चल जाएगा। तो लगातार स्थितियां सुधारने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की आज
बैठक चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम अपडेट्स के लिए। अयोध्या से खबर, रामलला ने धारण किया सोने का मुकुट। आजादी के बाद पहली बार सोने का मुकुट पहना है रामलला और तीनों भाइयों ने ये सोने का मुकुट पहना है। तो रामनगरी के सभी मठ मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बता दें, दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनेगा और बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगी है। अयोध्या की सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो कोरोना काल के बीच रामलला और तीनों भाइयों को सोने का मुकुट पहना गया। राघवेंद्र शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। राघवेंद्र, दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनेगा, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में चूंकि रामनवमी का पर्व जो है अपने आप में बड़ा ही महत्व रखता है। भले ही कोरोना काल का साया इस समय अयोध्या पर पड़ा हुआ है, आस्था पर भी कहीं ना कहीं से कोरोना काल भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अयोध्या के मठ मंदिरों में कपाट बंद होने के बावजूद भी पुजारी और जो अर्चक हैं वह पूजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। गर्भगृह की अगर मैं बात करूं रामलला परिसर की, तो चारों भाइयों यानी चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों बेटे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों के जो है प्रतिमाओं पर सोने का मुकुट आज लगाया गया है। पूरा फूल बंगले की झांकी सजाई गई है। पंचमेवा के साथ साथ कई तरीकों के व्यंजनों से जो है आज भोग प्रसाद लगना है और वही प्रसाद जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है बाई डाक श्रद्धालुओं के घर जो है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयंत चौधरी की पत्नी भी कोरोना संक्रमित है। बता दें, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो आपको बता दें, आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल होम आइसोलेशन में है जयंत चौधरी। तो आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कोरोना संक्रमित। और महोबा से खबर, पहाड़ पर युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें, बगवा निवासी पीयूष दुबे के रूप में मृतक की शिनाख्त हो पाई है। बता दें, 2 दिन से लापता था पीयूष दुबे। कबरई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो महोबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन से लापता था युवक, पीयूष दुबे के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है।